का अपहरण करने से भी बाज नहीं आ रहे। इस तरह का वाक्य बीती रात को देखने को मिला जब बदमाश एक पुलिस कर्मी का अपहरण करके ले गए। गनीमत यह रही कि बदमाशों की कार गड्ढे में फंस गई। कार के फंसने के दौरान बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी रमेश चंद ने चीख पुकार करके मदद की गुहार लगाई। इसके बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और कार को घेरे में लिया। इसके चलते पुलिसकर्मी को बदमाशों के चंगुल से आजाद करवाया गया। वहीं इसी दौरान बिजली गुल हो गई। इसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। 2 युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, लेकिन दूसरे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिले के अंदर सदर थाना क्षेत्र भूगोर बाईपास से पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर ले जाने वाली लोगों की कार पृथ्वीपुरा की सड़क के गहरे गड्ढे में फंस गई, जिससे पूरा राज खुल गया। कार के फंसने के दौरान बंधक बनाए पुलिसकर्मी रमेश चंद ने बचाव पुकारा तो आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और कार को घेरे में लिया। इसके चलते पुलिसकर्मी रमेश चंद को उनके बंधक से आजाद करवाया। 2 युवक गांव वालों के हत्थे चढ़ गए और बाकी के सभी लोग फरार हो गए। नंबर प्लेट वाली कार जिसमें एक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का है, 3 अन्य अक्षर हिंदी वर्णमाला के हैं। ग्रामीण इसे संदिग्ध बता रहे हैं। मालाखेड़ा थाने को इसके बारे में सूचना दी गई। इसमें एक पुलिसकर्मी रमेश चंद पुत्र रामफुल निवासी अमरपुरा खेड़ा का रहने वाला है। ये गाड़ी आई थी इधर से, इसमें 4 आदमी ने एक पुलिस वाले को किडनैप कर रखा था। वो गाड़ी सीधी यहाँ पे आई, यहाँ उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो यहाँ सीधी उन्होंने उस चबूतरे पे टक्कर मारी थी। अंदर से एक बच्ची चिल्लाई कि पापा पापा गाड़ी आई। तो हम लोग सब जने बाहर आए थे निकल के एकदम, तो देखा तो पुलिस वाले को उसने पकड़ रखा था, नीचे पटक रखा था सीट से नीचे। और बीकानेर में एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। कपिल राजपुरोहित नाम का शख्स घायल हो गया। पुरानी रंजिश को लेकर देर रात जेलवेल क्षेत्र में हमला हुआ। वारदात की सूचना पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। कोटगेट थाना पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर अब दबिश दे रही है। तो ये बीकानेर से है खबर, जहां पर एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शख्स है जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। नाम कपिल राजपुरोहित है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर देर रात जेलवेल क्षेत्र में हमला हुआ था। विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। विक्रम, क्या अपडेट इस पूरी वारदात को लेकर? कौन लोग थे, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई? पुरानी रंजिश में शामिल थे जो? देखिए, देर रात को जो है एक युवक है जो कपिल नाम का, वो अपने घर के बाहर जो है कुत्तों को दूध पिला रहा था और इसी दरमियान जो है वो 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए जो पहले से इसमें की रेकी कर चुके थे और 2 लोगों के खिलाफ जो है कपिल के भाई मनीष ने जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और उसमें जो बताया जा रहा है उसमें एक समीर नाम का युवक बताया जा रहा है और एक अनीश पठान नाम का जो आरोपी है। इन दोनों पर कोटगेट थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है उसे लेकर जो जेलवेल क्षेत्र है बीकानेर के कोटगेट थाने का, वहां पर जरूर दहशत फैल गई कि घर के आगे ही इस तरीके से जो हमला किया गया है और किसी दुकान को लेकर इनकी आपसी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और जो घायल है उसका पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। विक्रम, जिन दोनों का नाम एफआईआर में सामने आया, क्या उन दोनों की गिरफ्तारी हो पाई? नहीं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देर रात की क्योंकि घटना थी और पुलिस ने जो है वो 2 टीमें बनाई है और इनके जो संबंधित ठिकाने हैं उन पर जो है पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यह खबर जालोर से है। भीनमाल में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। भजन संध्या में भाग लेने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था नहीं थी। मुख्य गेट को बंद करने के दौरान अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित भीड़ ने खड़े वाहनों को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मुश्किल से हालात पर काबू पाया। गायक कलाकार गीता रबारी को सुनने के लिए भीड़ पहुंची थी। और जालोर से श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या है इस पूरी घटना को लेकर अपडेट? और जब हजारों लोगों को भजन संध्या में बुलाया गया था तो आयोजक जो थे जिन्होंने इस कार्यक्रम
का आयोजन किया था, किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? पुलिस को पहले से सूचना नहीं दी गई थी? देखिए आसिफ, ये जालौर जिले के भीनमाल में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम चल रहा है। पिछले काफी दिनों से यहाँ पर लगातार अलग अलग भजन संध्याओं का आयोजन हो रहा है। देर रात को जिस तरीके से गीता रबारी जो गुजरात से यहाँ पर प्रस्तुतियां देने आई थी, इस दौरान जो भीड़ थी वो बड़ी संख्या में आ गई, क्योंकि आयोजक मंडल की ओर से जो भजन संध्या के लिए जो व्यवस्था की गई थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आ गई और उसके चलते भगदड़ की स्थितियां पैदा हो गई। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज यानी कि बल का प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा। इस दौरान उग्र भीड़ ने कई बाइकों को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन ये स्थितियां उत्पन्न इसलिए हुई आसिफ की जो मुख्य द्वार था वो बंद करने के बाद में हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। अधिक संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात नहीं था, क्योंकि रूटीन प्रक्रिया के तहत ही पुलिस जाब्ता तैनात था। उसके बाद आनंद फानंद में आसपास के थानों से भी जाब्तों को बुलाना पड़ा और बड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाए गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ का उग्र रूप था उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो सकते थे, लेकिन पुलिस की सजगता के जरिए ये पूरे मामले को काबू करने का प्रयास किया गया। लेकिन आयोजक मंडल की साफ तौर से गलतियां नजर आ रही है कि उनको पता था कि गीता रबारी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आ सकती है, तो उनको अलग तरीके से व्यवस्थाएं करनी थी, वो व्यवस्थाएं नहीं थी। श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जोधपुर से, आयकर विभाग सर्वे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। शराब कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। शराब खनन, टोल संबंधी संपत्ति के खुलासे, जानकारी, बेनामी संपत्ति होने की जानकारी भी सामने आ रही है। पिछले 2-3 सालों में नई प्रॉपर्टी खरीदने, पुरानी प्रॉपर्टी बेचने संबंधी दस्तावेजों की जांच हो रही है। दस्तावेजों को जांचने के साथ सत्यापन की भी कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी, करोड़ों की अघोषित आय का आज शाम तक खुलासा हो सकता है। पिछले 2 दिन से लगातार इस शराब व्यवसायी के यहां पर अलग अलग ठिकानों के ऊपर, जिसमें राजस्थान के कई जिले शामिल हैं, उनमें कार्रवाई चल रही है। तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं और आज शाम तक इस पूरे मामले को लेकर जानकारी सामने आ सकती है कि कितनी इसमें अनियमितताएं पाई गई है, कितने इनकम टैक्स की चोरी की गई है, कितना कैश बरामद किया गया है और कौन कौन से जो है वो गैरकानूनी हथकंडे अपनाए गए हैं। फिलहाल अभी भी ये जांच जारी है और कल से लगातार अलग अलग ठिकानों पर ये जांच चल रही है। चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर, 2 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईटी को दस्तावेज समेटने में कितनी मुश्किल आ रही होगी? देखिए आसिफ, अगर बात करें तो कल सुबह जो कार्रवाई शुरू हुई वो लगातार बदस्तूर अभी तक जारी है। लगातार उनके घर, निवास और जो उनके प्रतिष्ठान के अन्य स्थान है वहां पर जो है लगातार जो आईटी की टीमें जो है सर्च अभियान चला रही है। और ऐसे जो हमारे आयकर विभाग के सूत्र हैं उनकी माने तो ऐसे कई दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ में लगे हैं जिनको प्राप्त करने के बाद आयकर विभाग जो है शाम तक कोई बड़े टैक्स चोरी का जो है खुलासा कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसी कई दस्तावेज मिले जिनमें जो जिन पैसे का टैक्स नहीं भरा गया उनका निवेश जो है शेयर बाजार और प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया। प्रॉपर्टी न केवल अपने खुद के और परिवार के नाम बल्कि अपने रिश्तेदारों जो अन्य उनके साथ नहीं रहते रिश्तेदार उनके नाम से भी खरीदने की बात सामने आ रही है। उसको लेकर जो है आयकर विभाग लगातार जो है जांच कर रही है और शाम तक ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बड़ा जो करोड़ों रुपए की जो आयकर चोरी का खुलासा हो सकता है। जी आसिफ। चंद्रशेखर, चूंकि 2 दिन से लगातार जांच चल रही है और न केवल जोधपुर में बल्कि चूरू, झुंझुनू, सीकर के अलावा भी एक और 2 ठिकानों के ऊपर ये जांच चल रही है। अभी तक इन सारी रेड के अंदर किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई? उस शराब व्यवसायी से बातचीत हो पाई? उनके किसी प्रवक्ता से बातचीत हो पाई? किसी तरह की जानकारी आईटी को लगी है अब तक? देखिए, बात करें तो जो जोधपुर में उनका निवास है उसमें जो आवागमन है सभी के लिए बंद है। सिर्फ जो इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी अधिकारी उसके अंदर है, उनके परिवार के लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो करें तो जो आयकर विभाग ने चूंकि बड़ा मामला है तो सीआरपीएफ के जवानों को भी अपने साथ अटैच किया हुआ है। अपनी सुरक्षा को लेकर भी जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए। जो व्यवसायी शराब व्यवसायी सरदार नूर मोहम्मद खान है, उनका जो शराब व्यवसाय का बड़ा काम है। इसके अलावा उनके जो टोल नाके और उनके नाम कई खनन के लीज पट्टे भी है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा पैसा कमाकर उसका जो टैक्स चोरी का मामला जो है सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। निश्चित तौर पर बात करें तो उनके परिवार के अलावा जो अन्य लोगों के संपत्ति के
खरीद के जो 2 साल पुराने जो दस्तावेज है उनको भी खंगाला जा रहा है कि पिछले 2 सालों में कितनी जो है संपत्तियां खरीदी गई है, बेची गई है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पैसा निवेश किया गया और किस तरह से जो है आयकर की चोरी की गई, इसको पता लगाने में के लिए जो है सारे रिकॉर्ड जो है आयकर विभाग के अधिकारी खंगाले और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक जो है बड़ी आयकर चोरी की जो है का खुलासा करने की उम्मीद की जा रही है। जी आसिफ। चंद्रशेखर, 4 टोल नाके बताए जा रहे हैं जो जानकारी के अनुसार, क्या चारों टोल नाके के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है? चारों टोल नाकों पर भी रेड डली है? जी निश्चित तौर पर जब आयकर विभाग की जो रेड है उनके सभी प्रतिष्ठानों पर एक साथ चल रही है, सभी जगह पे सर्च, और इसके अलावा जो जितने भी ये कहा जा सकता है कि जो इनकम के सोर्सेज का जिस तरह से जो रजिस्टर में जो इंदराज किया जाता है, इसके अलावा जो पर्चियों के द्वारा जो अस्थायी लिखा पढ़ी के द्वारा किया जाता है, ऐसी भी कई ऐसी पर्चियां और ऐसे कई दस्तावेज जो आयकर विभाग के हाथ में लगने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर आयकर विभाग जो है लगातार कार्रवाई करके और उनका एक हिसाब पूरा आय व्यय का लेखा जोखा बनाकर जो है शाम तक एक बड़े खुलासे को किया जा सकता है, ऐसी जो है सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर भरतपुर से, टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल कर्मियों ने कार चालक के साथ बदसलूकी की। कार चालक ने इस बदसलूकी का बदला लिया। बाद में बदमाशों को लेकर कार चालक पहुंचा, टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की, टोल प्लाजा पर फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। रुदावल थाना इलाके के ब्रह्मवार टोल प्लाजा की ये घटना है। तो ये तस्वीरें हैं भरतपुर के टोल प्लाजा की। पहले बताया गया कि कार चालक के साथ बदसलूकी हुई, फिर वो वहां से चला गया और उसके बाद वो अपने साथियों को लेकर फिर से पहुंचा, फायरिंग हुई। सीसीटीवी में सारी घटना रिकॉर्ड हो गई है। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पुलिस भी मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें भरतपुर के टोल नाके से। भरतपुर के टोल नाके पर यह हंगामा हुआ, मामूली विवाद हुआ। मामूली विवाद के बाद सबसे पहले कार चालक का आरोप है कि उसके साथ टोल कर्मियों ने बदतमीजी की। दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, तफसील से बताइए क्या था पूरा मामला कि कार चालक को वापस लौटकर गोली चलानी पड़ी? देखिए आसिफ, ये जो पूरा मामला है वो ब्रह्मवार में टोल नाका है वहां का है। एक कार चालक जो अपनी कार को लेकर के जा रहा था, करीब 7 बजे की ये घटना है। लेकिन उस दौरान जो टोल कर्मी थे उन्होंने कार जो चालक था उससे बदसलूकी की और बताया जा रहा है कि उसके साथ हाथापाई भी की। लेकिन उसके बाद वो कार चालक था वहां से तो रवाना हो गया, लेकिन उसके बाद करीब 10 बजे बाद वो कार चालक था अपने साथ करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को लेकर के पहुंचा और वहां पर जो है उसने जो टोल कर्मी थे उनके साथ मारपीट की और फायरिंग की, यानी कि उसके साथ जो बदसलूकी की गई थी उसका बदला उसने वहां पर लिया। लेकिन टोल कर्मियों की और जो टोल संचालक है उनकी गलती ये रही कि जब वो कार चालक से उस दौरान झगड़ा हुआ था तो उनकी गलती थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। लेकिन जब वो कार चालक अपने साथ बदमाशों को लेकर के पहुंचा और उसने वहां मारपीट की और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद टोल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। जो थानाधिकारी है रुदावल महावीर प्रसाद, वो घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे और जो सीओ है दिनेश यादव वो भी मौके पर पहुंचे और पूरे हालातों की जानकारी ली। उन पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल है उनका भरतपुर में इलाज जारी है। उनके पर्चा बयान के आधार पर जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी दीपक, जो वापस लौटे थे जिन्होंने हमला किया उनकी शिनाख्त कर ली गई है, नाम पते पुलिस ने पता कर लिया, क्योंकि गिरफ्तारी तो आपने बताया कि अभी तक हुई नहीं है। देखिए बिल्कुल पुलिस का कहना है, पुलिस के उच्च अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था उनको सभी को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी अब तलाश जो है वो की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह जो है दबिश दी जा रही है। जल्द ही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में टोल कर्मियों की भी लापरवाही रही है क्योंकि उन्होंने जो है कार चालक के साथ बदसलूकी की थी और उसने गुस्सा में आकर के बदसलूकी का बदला लेने के लिए वापस आकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो अब जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि टीम गठित कर दी गई है, जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद।
ये खबर बांसवाड़ा से है, जहां बेखौफ चोरों ने पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने राज तालाब थाने से 50 मीटर की दूरी पर मौजूद पेट्रोल पंप के केबिन से 3 लाख रुपए उड़ा लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक चोर पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बांसवाड़ा की घटना है, पेट्रोल पंप पर चोरी की गई और सीसीटीवी में सारा फुटेज रिकॉर्ड हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कैश जो है, जो कि आमतौर पर पेट्रोल पंप पर रहता है, वो कैश निकाला जा रहा है। अभी लगभग शाम को 6:45 बजे आसपास में तो हम लोग सब गए हुए थे घर पे। उस समय कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसने पंप पर आकर ताले तोड़कर सिलक ले गए। वो जो भी कैश थी 3-3.5 लाख रुपए वो सारे लेकर और चला गया। विदिन 5 मिनट्स के अंदर वो सब ये काम करके चला गया। और आकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आकाश, क्या अपडेट इस वारदात को लेकर? जी सर, बताना चाहेंगे कि अभी थाना अधिकारी से बात हुई तब उन्होंने बताया है कि टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना कल देर शाम की बताई जा रही है और इसमें जब पेट्रोल पंप मालिक अपने घर पर गए थे उसी दौरान ये घटना हुई थी। पर मालिक को तब पता चला जब वो पेट्रोल पंप आए और उन्होंने कैश काउंट किया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी और देर रात तक पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेजों की जांच की है। आकाश, पेट्रोल पंप मालिक घर चले गए थे, पीछे से पैसा निकाल लिया गया, पेट्रोल पंप पे स्टाफ नहीं था, क्या पेट्रोल पंप बंद था इतना? और अगर पेट्रोल पंप को बंद करके घर गया था तो इतना कैश इसके ऊपर क्यों छोड़ा गया? पेट्रोल पंप तो चालू था और पूरा स्टाफ, जब हमने मालिक से बात करी तो उन्होंने बोला 5 से 7 लोगों का स्टाफ वो काम भी कर रहा था। किसी की उस चोर पर नजर नहीं गई, पूरा नकाबपोश था वो चोर। और उसका जो मूवमेंट था एक सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है। वो पूरा एक बार रूम राउंड करके फिर वो उस रूम में गया, जबकि हाँ ऑफिस का जो रूम था वो खुला था और जो उनका टेबल, जो ऑफिस रूम की टेबल थी वो भी खुली थी। पर जो जिसमें कैश पड़ा था जिस ड्रॉ में, उस पे ताला लगा हुआ था और ताला तोड़ के वो ले गया। जानकारी के लिए आकाश आपका धन्यवाद। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुद्रा पानीपत पाइपलाइन में चोरों ने सेंध लगा दी। पाइपलाइन में वाल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया। मामले की भनक लगते आईओसीएल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में आईओसीएल अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। वाल्व को हटाकर पाइपलाइन की मरम्मत की गई। जानकारी के मुताबिक क्रूड ऑयल चोरी करने वाले लोगों ने पाइपलाइन में वाल्व लगा दिया था, लेकिन वाल्व लीकेज होने के चलते क्रूड ऑयल अरंडी की फसल के बीच फैल गया। ऑयल लीकेज होने की भनक लगने पर अधिकारियों को पाइपलाइन में सेंधमारी की जानकारी मिली। मामले की गंभीरता के चलते सदर पुलिस ने खेत मालिक को हिरासत में लिया है। आईओसीएल वाले भी मौके पे आए हुए थे। हम लोगों ने वहां कल उसको पाइपलाइन को रिपेयर आईओसीएल के द्वारा किया गया और इस संबंध में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब द्वारा किया गया है। और प्रतीक हमारे साथ आबू रोड से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, क्या था ये पूरा मामला और क्या ये जो खेत का मालिक था ये जानता था कि उसके खेत के नीचे से क्रूड ऑयल की लाइन जा रही है? जी बिल्कुल, ऐसे बताना चाहूंगा कि ये आबू रोड में जो आईओसीएल की पाइपलाइन जो जाती है जिसके क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, लेकिन वहां पर देखा जाए तो आबू रोड के पास में किवली के खेतों में ये पाइपलाइन जा रही थी और यहाँ पर गड्ढा खोद कर जो है वहां से पाइपलाइन को वॉल लगाकर जो उसकी चोरी की जा रही थी। और पिछले 2 दिनों पहले ही आईओसीएल कंपनी के जो कर्मचारी जो है इसकी देख रेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए आए हुए थे और लेकिन उनकी नजर भी इस पर नहीं पड़ी। लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को पड़ी तो पुलिस ने खेत मालिक को जो हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सिरोही के आबू रोड में ये दूसरा मामला सामने आया है, क्योंकि पहले भी जो स्वरूपगंज के पास में पाइपलाइन की चोरी का मामला जो सामने आया था। लेकिन हालांकि अभी जांच का विषय है कि इसका खेत मालिक को इसका क्या इस बारे में यानी जानकारी थी कि नहीं थी, वो जांच का विषय है। लेकिन इसके पीछे कौन कौन गुर्गे और हैं वो तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आसिफ जी। प्रत्येक जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और अब बात बाड़मेर जिले की, जहां इन दिनों ठंड और धुंध की वजह से रात में चोर गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय है। ताजा मामला चौहटन अनुमंडल क्षेत्र से सामने आया है, जहां बीती रात चोरों ने 3 मंदिरों से दान पात्र, मूर्तियां और नकदी सहित जेवरात लेकर फरार हो गए। तो पिछले कई समय से पूरे प्रदेश में अलग अलग मंदिरों से ये चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और कई जगह तो ऐसे तस्वीरें भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है, जहां चोर आते हैं, धोख लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं और उसके बाद में मंदिर के दान पात्र से पैसे लेकर चले जाते हैं। वैसे ही बाड़मेर से एक और मंदिर के अंदर चोरी, 3 मंदिरों में चोरी की वारदात हुई है। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स उतरे हैं। आईएमए के राजस्थान चैप्टर ने बंद का ऐलान किया है। आज चिकित्सा संस्थान बंद रखे जाएंगे सांकेतिक तौर पर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने सोमवार को बंद रखा है। आईएमए के आह्वान पर रेजिडेंट समेत अन्य डॉक्टर संगठनों ने समर्थन दिया है। तो आज से सभी प्राइवेट चिकित्सा संस्थान सांकेतिक तौर पर बंद हैं और ये विरोध है सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग्स का, जिनका कहना है कि वो राइट टू हेल्थ बिल पर अपना समर्थन नहीं दे रहे। अब सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आज राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम बंद हैं। असर नजर आ रहा है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, देखिए आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की बड़ी संस्था है और उसके राजस्थान चैप्टर ने जो है वो इसको बंद का आह्वान जो है वो किया है और यही कारण है कि प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थान जो है वो आज बंद रखे गए। हालांकि कुछ जगहों पर चिकित्सा संस्थान जो है वो खुले हुए भी है, लेकिन तमाम डॉक्टर्स इस बिल के विरोध में जो है वो साफ तौर पर हैं और उनका अपना एक अलग मत है कि किस प्रकार का ये बिल जो है वो लाया जा रहा है। चूंकि कल विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक में इस बिल पर चर्चा होनी है, उससे पहले ये सरकार को संकेत देने की कोशिश जो है वो डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है कि ये बिल जो है वो उनके खिलाफ है, इस लिहाज से वो विरोध जो है वो करेंगे। सौरभ, अगर मोटे तौर पर समझना चाहें तो क्यों आईएमए इस बिल का विरोध कर रहा है? क्या संशोधन वो चाह रहे हैं? क्या कहना है उनका? देखिए, 2 मुख्य बातें हैं। चूंकि बिल बड़ा बिल है और कई तरह के प्रावधान जो है वो मरीजों के लिए भी किए गए हैं, डॉक्टर्स के लिए भी इसमें किए गए हैं, लेकिन एक जो बड़ा चीज जो है वो इमरजेंसी की परिभाषा जो है वो डॉक्टर्स डिफाइन जो है वो करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि हर मरीज जो है वो एक किसी भी छोटी सी समस्या को इमरजेंसी बताकर अस्पताल पहुंच सकता है और ऐसे में वहां पर उसका जो बिल है उसका भुगतान जो है वो कौन करेगा, ये एक बड़ी बात डॉक्टर जो है वो कर रहे हैं कि ऐसे में जो है वो अस्पतालों में दिक्कतें जो है वो लगातार बढ़ सकती हैं। साथ ही जिला और राज्य स्तरीय कमेटियां जो है वो बनाई गई है और उसमें जो है वो डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया गया, बल्कि जो लोकल लेवल के जनप्रतिनिधि हैं उनको जो है वो इसमें शामिल किया गया। तो इनका ये कहना है कि अगर इस प्रकार से अगर होगा तो लोकल लेवल पर ब्लैकमेलिंग की जो घटना है वो जो है बढ़ेंगी। साथ ही डॉक्टर्स को अगर कोई बात होती है तो कोर्ट जाने का अधिकार जो है वो नहीं होगा। तो इन सब बातों को लेकर डॉक्टर्स जो है वो नाराज है और वो चाहते हैं कि जो बिल है उसमें संशोधन करके लाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा मरीजों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। जी सौरभ, प्रवर समिति को सौंपी गई है बिल जो है और उस पर जो है प्रवर समिति इसके अंदर डूज एंड जो डोंट्स होते हैं उसके ऊपर जो है उसको कंसिडरेशन किया जाएगा। तो क्या लगता है प्रवर समिति जब फाइनल रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी तो डॉक्टर्स की शंका का समाधान हो पाएगा? देखिए, हो सकता है क्योंकि देखिए पिछली बार जब बताया गया था तो कई विधायकों ने इसका विरोध किया था और यही कारण था कि फिर बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया है। कल जब प्रवर समिति की बैठक है, उस प्रवर समिति की बैठक में पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी हैं, पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ भी हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी हैं और कांग्रेस के भी कई विधायक जो है वो इस प्रवर समिति में है। तो तमाम विधायक जब
बैठक होगी तो अब चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, डॉक्टर्स की अपनी अपनी जो समस्या है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है वो प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देगी और फिर जो है वो बिल आएगा। तो देखना होगा किस प्रकार के सुझाव और आपत्तियां जो है वो इस प्रवर समिति की बैठक में आती है और उसके बाद जब ये रिपोर्ट आएगी उसके बाद जब देखना होगा कि बिल किस रूप में जो है वो सरकार लाती है। तो अभी कल की बैठक पर सबकी नजर है कि उस बैठक में किस प्रकार के सुझाव जो है वो तमाम विधायक जो है वो देते हैं। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।